हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जिनकी आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं और पीपीटी बना के हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फाइनली बिना देर किए हुए, ठीक है, क्या है कि बिना देर किए हुए अब हम लोग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है हमारा कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जब 1929 में एक महामंदी हुई थी तब उसका भारत के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। जो 1929 में महामंदी हुई थी वो वैश्विक स्तर पे हुई थी। ठीक है, विश्व स्तर पर हुई थी, लेकिन उसका प्रभाव क्या भारत पर भी पड़ा। ठीक है, देखिए महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। क्या बोलता है कि जो महामंदी ये हुई थी वो भारतीय व्यापार को भी फौरन क्या किया, प्रभावित कर दिया। डेट देखो 1929 में ये महामंदी हुई थी। देखिए इसका, देखिए 1928 से 1934 के बीच क्या है कि 1928 से 1934। ठीक है, 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। ठीक है, 1928 से 1934 के बीच क्या हुआ था, देश में जो आयात और निर्यात हो रहा था वो लगभग घट के क्या हो गया था, आधा हो गया था। ठीक है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। समझना, जब देखो जब गेहूं भारत से विदेश बिकने जा नहीं रहा था, सभी गेहूं सभी अनाज क्या है भारत के अंदर ही पड़ा रहेगा, तो उसकी कीमत क्या होगी, 50% गिर गई। यानी कि पहले अगर गेहूं 40 रुपये में बिकता था तो जब महामंदी हुई तो वो गेहूं 20 रुपये के अंदर आ गया। ठीक है, फिर देखो शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, जो किसान थे, काश्तकार थे, है ना, जो किसान थे अपना लोग काम वगैरह करते थे, है ना, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। ठीक है, तो उन लोगों का क्या हुआ, उन लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन जो महामंदी 1929 में हुई थी उसमें क्या हुआ कि कृषि उत्पादों की जो कीमत थी ना वो तेज़ी से नीचे गिरती है। लेकिन सरकार ने लगान वसूल में छूट देने से इनकार कर दिया। ठीक है, सरकार ने क्या कर दिया कि लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। सरकार ने मना कर दिया कि भैया हम लगान वसूली में तुम लोग को छूट नहीं देंगे, तुमसे पूरी वो लेंगे लगान, है ना, पूरी लगान लेंगे, इनकार कर दिया। अब देखो आगे क्या है कि सबसे बुरी मार उन काश्तकारों को पड़ी। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उन काश्तकारों को हुई, उन काश्तकारों को पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे, है ना, जो विश्व बाजार के लिए, यानी कि वो जो अपना वो जो प्रोडक्ट था ना वो सिर्फ और सिर्फ विश्व बाजार के लिए करते थे। अब विश्व बाजार में वो प्रोडक्ट जा नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि महामंदी आ चुकी थी, है ना, महामंदी के कारण जा नहीं रहा था, उनको लगान वसूली सब चीज़ देना पड़ता था, है ना। तो अब उनको ना बहुत ज़्यादा मार पड़ी, बहुत ज़्यादा चोट पड़ी, मतलब बहुत आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा। फिर देखो टाट का निर्यात बंद होने से, जो टाट होती है, टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में, ठीक है, 60% से ज़्यादा गिरावट आई। आपसे पूछ सकता है कि गेहूं में गिरावट कितनी आई, 50% से ज़्यादा। ठीक है, टाट में तो वो आएगा 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। ठीक है, मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खास तौर से सोने का आयात करने लगा। ठीक है, जब मंदी हुई थी, ठीक है, मंदी के इन्हीं सालों में, ठीक है, जिस साल मंदी हुई थी उन्हीं सालों में भारत क्या था, भारत कीमती वस्तुएं, जिसमें से आया खास तौर पर हमारा सोना, जिसको अपन लोग बोलते हैं गोल्ड। ठीक है,
भारत कीमती वस्तुएं सोने का निर्यात करने लगा। ठीक है, सोने का निर्यात होने लगा। फिर देखो 1931 में मंदी अपने चरम पर थी। ठीक है, 1931 के अंदर मंदी अपने चरम, मंदी मतलब सारी चीज़ें उनकी गतिविधियां रुक गई, है ना, मार्केट बंद हो गया। ठीक है, साप्ताहिक बंदी होती है तो इधर मंदी हो गई, है ना, पूरा मार्केट बंद। ठीक है, चरम पर थी। और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। ठीक है, जो ग्रामीण भारत था यानी कि जो गांव के एरिए का भारत था, जो गांव में देखो गांव में ही सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अपन लोग कुछ नहीं जानते। बताओ, आप लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे, सारी चीज़ों के बारे में जानते होंगे, खेत क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, कौन सी फसल इस समय हो रही है। अब अपन लोग को क्या पता, जो लोग बाहर रह रहे हैं, है ना, शहर में रह रहे हैं, उनको क्या पता। कोई दिक्कत आती तो किसान को ही तो दिक्कत आती है, हम लोग को थोड़ी ना दिक्कत आती है। हम लोग तो पैसे देते, खरीद लेते हैं, खा लेते हैं, है ना, ऐसा होता है। फिर देखो यह मंदी, देखना, यह मंदी शहरी भारत के लिए क्या है, यह मंदी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदाई नहीं रही। ठीक है, यानी कि यह मंदी जो आई थी ना, ये गांव के लोगों के लिए अधिक दुखदाई रही, लेकिन ये शहर के लिए अधिक दुखदाई नहीं रही। ठीक है, अधिक दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहर में रहने वाले लोग, ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। ठीक है, जिनकी आय निश्चित थी वैसे लोगों की जो हालत है वो क्या है, वो ठीक रही कीमतें गिरने लगने के बावजूद भी। ठीक है, ये हुआ पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। फिर देखो, फिर आया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे खाद्य पदार्थ विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का किस प्रकार उदाहरण पेश करते हैं। ठीक है, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का किस प्रकार से उदाहरण पेश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन उत्तर क्या है कि हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। ठीक है, जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते हैं, जाने अनजाने वहीं नई फसलों के बीज बोआते हैं। क्या बोलते हैं कि जब कोई व्यापारी है या जब कोई मुसाफिर है ना, किसी एक नए देश में जाता है तो वो जाने में या फिर अनजाने में वहाँ पर नई फसलों के बीज वो बोआता है। ठीक है, माना जाता है कि नूडल्स, जो हम लोग नूडल्स खाते हैं ना, नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे, या संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के द्वारा 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा। ठीक है, जो नूडल्स है ना, वो नूडल्स चीन में पहले खाया जाता था। ठीक है, अब वो चीन में धीरे धीरे वो कहाँ तक पहुंच गया, वो पश्चिम तक पहुंच गया। और ये जो पास्ता है ना, अपन का पास्ता खाते हैं ना, पास्ता अरब यात्री, जब अरब यात्री आए तो लोग पास्ता वास्ता ले गए, भैया इधर भी देख ले, चाहिए पास्ता होता है क्या, हम भी खाएंगे जी। अरे अरब वाले से बोला है जी पास्ता खिलाना, बोला ले थोड़ा सा खिलाऊंगा, तो यहाँ के लोग पास्ता बनाने लगे, नूडल्स खाने लगे। ठीक है, वही बीज है। आगे देखो, इसी तरह से आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो आहार है वो भारत और जापान में भी ऐसे आहार पाए जाते हैं। जैसे देखो, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ठीक है, क्या बोला जाता है कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद ऐसे खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ठीक है, आगे देखो, ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब तक पहुँचे जब कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। जब कोलंबस ने अमेरिका को खोज लिया ना, तब ये पदार्थ ना यूरोप से एशिया में आए। ठीक है, सोचो, यूरोप में पहले सारी चीज़ें थी, ये चीज़ें खाई जाती थी, लेकिन एशिया में नहीं थी अपने पास। ठीक है,
फिर जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी तब उधर ही से सब सारा सामान फिर व्यापार के माध्यम से आने लगा। ठीक है, फिर देखो ऊपर कर लेते हैं। इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले, ठीक है, क्या है कि आधुनिक काल से पहले भारत भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। ठीक है, संस्कृति मतलब अपनी सभ्यता का लेन देन। ठीक है, अपनी सभ्यता, खाने की, उठने की, बैठने की, आयुर्वेदिक सभी सभ्यताओं का लेन देन चल रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपने को, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज से दुनिया में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। अमेरिका की खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? अमेरिका की खोज अभी बताया मैंने, अमेरिका की खोज किसने किया था? वो किए थे कोलंबस ने। ठीक है, चलो फिर देखो कि अमेरिका की खोज से दुनिया में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखो 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक समुद्री रास्ता ढूंढ लिया। ठीक है, कब ढूंढा? 16वीं शताब्दी में जो यूरोप के जहाज वाले थे ना, वो एशिया का रास्ता ढूंढ लिए। ठीक है, और जब वे अमेरिका तक जा पहुँचे तो दुनिया छोटी सी दिखाई देने लगी। ठीक है, कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान, परंपरा एक जगह से दूसरे जगह आ जा रही थी। कहाँ से? हिंद महासागर से। कौन से महासागर से? तो हिंद महासागर से सारी चीज़ें आ जा रही थी। ठीक है, उसी से व्यापार होता था। पहले आपको पता है जल मार्ग से व्यापार होता था। ठीक है, फिर देखो भारतीय उपमहाद्वीप इसमें अहम भूमिका रखता है। ठीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो क्या करता है? वो इस चीज़ में अहम भूमिका रखता है व्यापार के माध्यम से। ठीक है, यूरोपियों के आगमन से यह आवाजाही बढ़ने लगी। जो यूरोपीय देश थे, मैंने आपको बताया, जब मैं आपको भारत का राष्ट्रवाद पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कितने यूरोपीय देश हैं। ठीक है, तो यूरोपीय देश के क्या हुआ? यूरोपीय देश के आगमन से यह आवाजाही, यह जो आने जाने की क्रिया थी, क्या होने लगी? ये क्रिया बढ़ने लगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये क्रिया बढ़ने लगी, किधर है भैया? हाँ, आवाजाही बढ़ने लगी। ठीक है, अब तक अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। अभी तक क्या था? अभी तक अमेरिका का दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं था। लेकिन 16वीं सदी में उनकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगी। ठीक है, 16वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ कि जो उनकी विशाल भूमि थी, उनकी बेहिसाब खनिज फसलें थीं, खनिज पदार्थ थे, वो हर दिशा में फैलने लगे। हर दिशा में वो व्यापार उनका होने लगा, भेजने लगे, लोगों को देते थे, भैया खाओ, है ना। तब देखो क्या है कि 16वीं के बाद 17वीं शताब्दी आते आते, ठीक है, 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। सोचो, व्यापार सबसे पहले कहाँ से शुरू हो गया? अमेरिका से व्यापार शुरू हो गया। सोचो, तो इसीलिए तो अमेरिका पहले से ही अमीर था। आज से अमेरिका, आज से अमीर, है ना। आज से अमेरिका, पहले से अमेरिका अमीर था। ठीक है यार, उबासी आ रही मेरे को, पता नहीं क्या दिक्कत है, सच नींद आ रही है। देखो फिर देखो, 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं का विजय का सिलसिला शुरू हो गया था। ठीक है, 16वीं सदी के मध्य आते आते क्या हुआ कि पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं का जो विजय है वो सिलसिला शुरू हो गया था। ठीक है, फिर क्या है, उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, जो अमेरिका था उन लोगों ने ना अमेरिका को ही एक उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इस प्रकार दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके थे। देखो सोचो, सबसे पहले कैसे कैसे यहाँ पे, है ना, खाने पीने का सामान आया, व्यापार होता था, कैसे कैसे होता था। और आज देखो, आज लोग लड़ाई करते हैं, है ना। रूस देखो किस तरह से यूक्रेन पर हमला किया, किस तरह से लड़ाई किया। तो जो आदमी कीमत नहीं समझ रहा है ना, बताओ, सोचो एक बार इस चीज़ के बारे में विचार विमर्श करो। सोचना चाहिए यार, आप लोग यूथ हैं, आप लोग इंडिया के यूथ हैं, आगे चल के आप लोग
है ना, भारत को एक नई दिशा दिखाएंगे। लेकिन अगर आप लोग आप लोग को सोचना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। देखो ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर 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 पूछा जाता है, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स समझौता, ठीक है। देखो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए, ठीक है। क्या बोलता है कि औद्योगिक विश्व में, ठीक है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में आर्थिक जो है पैसों की स्थिरता और पूर्ण रोजगार हमेशा के लिए बनाए रखा जाए, ठीक है। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर में ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर, ये जो ब्रिटेन वुड्स समझौता है ना, ये ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन की सहमति से बनी थी, ठीक है। इसलिए इसको ब्रिटेन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता था। क्यों बनी थी, क्योंकि औद्योगिक जो विश्व है, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, उसमें आर्थिक स्थिरता आ जाए, पैसों की स्थिरता आ जाए और पूर्ण रोजगार मिले, है ना, यानी कि रोजगार हमेशा मिले। ऐसा नहीं कि आज रोजगार मिलेगा कल मिला ही नहीं। इसके लिए एक समझौता हुआ पूरे विश्व लेवल पर और उसे बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स समझौता, ठीक है। देखो सदस्य देशों के विदेश व्यापार के लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस सम्मेलन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। तो आपको बताना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है, कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, ठीक है। फिर देखो युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए, ठीक है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। क्या किया गया कि विकास बैंक का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स ट्विन, है ना, भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, इसी के आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है, इसी को भी ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। बताओ क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत, सब चीज़ समझ में आ गई। चलो आगे चलो। अरे गजब यार, महामंदी का बहुत क्वेश्चन फंसता है, सच में कह रहा हूँ। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, किन कारणों से महामंदी हुई थी। मैंने बताया 1929 में महामंदी हुई, ठीक है। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई, ठीक है। 1929 के अंदर क्या हुई कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है। इस मंदी के जो कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, पहला देखो कि औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के कारण, जब इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण अमेरिका में और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन का कार्य होने लगा था, ठीक है। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया था कि उनका खरीदार कोई ना रहा, ठीक है। इन्होंने खूब काम किया, इतना भंडारित कर लिया, इतना भंडार कर लिया, इतना स्टोर कर लिया। अब स्टोर कर लिया, जब कोई खरीदने वाला रहेगा नहीं तो कहाँ बेचेगा भैया, बताओ। जंगल में जाके बेचेगा, कुत्ते बिल्ली को जा कर के बेचाएगा, लाइन खरीद लेगा, नहीं ना। इसने इतना बना लिया, कच्चा पदार्थ है ना, कच्चा माल इसने इतना तैयार कर लिया, या फिर अपना माल जो है इतना तैयार कर लिया कि उसे कोई खरीदने वाला ही नहीं रहा, आर्थिक मंदी का कारण बना। सेकंड देखो, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगीं।
कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, अधिक उत्पादन हो गया, हरित क्रांति भी आ गई, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, उससे बहुत ढेर सारे पौधे ऐसे बने जो बहुत उपज करते थे। ठीक है, इसके कारण कृषि उत्पादों की कीमतें क्या हुई, गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन शुरू कर दिया। ठीक है, किसानों की आय घट रही थी, तो उस घटती हुई आय को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, अधिक उत्पादन शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। जब किसान उत्पादित कर रहा है लेकिन वो बिक नहीं रहा है, वो मार्केट में जा कर के सेल नहीं हो रहा है, तो उसकी प्राइस तो घटेगी ना। न तुम सस्ता करोगे तभी लोग फिर खरीदेंगे, नहीं तो कहीं और से खरीदेंगे, नहीं वो लोग कुछ करेंगे। ठीक है, फिर देखो, खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। सोचो, जो फसलें थी ना, जो अन्न था ना, जो भोजन था ना, वो पड़े हुई जगह सड़ने लगा। किसके, खरीदारों की अभाव की वजह से, यानी कि उनका कोई खरीदार मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, फिर देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोलता है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि संकट से पूर्व बहुत छोटे से या बहुत से, ठीक है, संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे, है ना। जो संकट से पहले ये जो महामंदी आई थी ना, आर्थिक महामंदी 1929, इसके और पहले अमेरिका से बहुत से देश कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। ठीक है, 1928 में कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। कितना था, $1 अरब था। ठीक है, साल भर के भीतर यह कर्ज घट कर केवल चौथाई भाग रह गया। सोचो, जब आर्थिक महामंदी आ गई तो ये कर्ज जो था ना, वो घट के क्या हो गया, घट के ये चौथाई भाग रह गया। ठीक है, जो देश अमेरिकी कर्ज में सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया, है ना। जो ऐसे देश थे जो अमेरिकी कर्ज पर ज़्यादा निर्भर थे, है ना, उसी पर वो निर्भर रहते थे, तो उन पर क्या हुआ, उन पर गहरा संकट खड़ा हो गया। ठीक है, चौथा नंबर देखो, चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि यूरोप के बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए। ठीक है, मतलब ढिया हो गए, खराब हो गए। ठीक है, धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। कई देश हैं इस समय, देखो जो डॉलर है उसकी कीमत कितनी है, 74, 75, 6 ऐसे कुछ पहुंच जाता है ना। इंडियन रुपीज़ में देखो कितना महंगा है, उससे महंगा आता है अपना जर्मनी का, है ना, 100+ रहता है वो, 100+। ठीक है, तो इस तरह जो भारत की जो मतलब कई देशों की जो मुद्रा है ना, वो मुद्रा गिरने लगी थी, है ना। मंदी के समय पता लगा $1 हमारे इंडिया रुपीज़ के 5 ही रुपये के बराबर था, है ना, ऐसे हो गया होगा। ठीक है, तो बुरी तरह गिरने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। ठीक है, अमेरिकी सरकार को लगा कि भाई ये महामंदी बढ़ती जाएगी, इसलिए उसने क्या किया, जो आयातित पदार्थ, जो पदार्थ आयात हो रहे थे, ठीक है, जो पदार्थ आयात हो रहे थे उनके अंदर क्या हुआ, 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने के लिए बोल दिया गया। ठीक है, फिर आता है अपना पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है कि अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की जो कीमत थी वो गिरावट आ गई। अमेरिका के जो शेयर बाजार थे उसके अंदर जो शेयर थे या शेयरों की कीमत जो थी वो उसके अंदर क्या हुआ, शेयरों की कीमत के अंदर गिरावट आ गई। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ लाखों व्यापारी का दिवाला निकल गया, है ना। वहाँ पे सोचो लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। ये थी महामंदी, ये होती है महामंदी। सोच सकते हो कितना नुकसान किन किन कारणों से होती है ना। तो फाइनली यहाँ पे अब बस, तो यहाँ पे अब आपका ख़त्म होता है, क्योंकि आपके जितने भी पॉइंट्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो मैंने देखो आपको एक बेस बता दिया है कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस को एग्जाम में जा करके लिखेंगे। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि आप 4 लाइन लिखना, क्वेश्चन को 2 पेज लिखना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया आर्थिक महामंदी 1929 में आई थी, ऐसे ऐसे कारणों से, ये कारण हुआ, वो कारण हुआ, वुडन वुड्स जो समझौता था वो ये हुआ था, यहाँ पे हुआ था, ऐसे हुआ था, इसलिए इसे बोला जाता है, मैंने बता दिया। अब तुम खूब जा करके एग्जाम में खूब चाप के लिख के आओ, है ना, खूब बड्डा लिख के आ,
2-3-4 पेज भर के आओ। एग्जामिनर देखे, अरे भैया किधर से पढ़ के आया तू हैं? एग्जामिनर फ़ोन कर दे तुम्हें घर में, यार बे बच्चे किधर से पढ़ के आया तू, बता दे मेरे को, है ना। ऐसे खूब लिख के आओ, खूब पढ़ो, ठीक है, खूब लिखना बोर्ड एग्जाम में। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है। सब लोग से मिलूंगा मैं, भाई ओमन, तुम लोग से सबसे मिलेगा, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहीं तक, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।